हेलो एवरीवन, ईएमआरएस डेली प्रैक्टिस सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईएमआरएस डेली प्रैक्टिस का पांचवा पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग डेली सीडीपी, हिंदी और एनालिटिकल एबिलिटी, जिसे आप लोग रीजनिंग बोलते हैं, यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं, जो कि आपके ईएमआरएस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि सीडीपी आपकी अब 20 मार्क्स की आएगी, साथ ही हिंदी लैंग्वेज जो है आपका 10 मार्क्स के आएंगे और एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स से आएंगे। साथ ही अगर आप लोग DSSB का भी पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी कॉमन ये टॉपिक हैं और KVS में भी ये कॉमन टॉपिक हैं, तो आप तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही EMRS के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं डेली प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसके PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले जितने वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सीडीपी का आज का पहला क्वेश्चन क्या है? परिवार में प्रयोग की जाने वाली भाषा और विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस प्रकार की होती है? सदैव अलग होती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, समान होनी चाहिए। देखो, परिवार में प्रयोग की जाने वाली भाषा और विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा दोनों अगर समान होगी तो बच्चे काफ़ी आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि वह वही चीज़ें घर में भी सीखेंगे और उसी के साथ स्कूल में भी काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट उनका डेवलप होगा। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? मौन पठन की यहाँ पे प्राथमिकता के बारे में बात करना है, तो संवादात्मक कहानी के दौरान आप करना चाहेंगे, कविता के दौरान, एकांकी के दौरान या निबंध के दौरान? देखो, मौन पठन क्या होता है, इससे सारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं, बहुत आसानी से कम समय में चीज़ों को आसानी से कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो विधा है निबंध होगा। निबंध काफ़ी बड़ा और लेंदी होता है, इसको रट के नहीं पढ़ा जा सकता है और इसमें मौन पाठन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम किस पर बल देता है? अगर आप लोग भाषा शिक्षण की बात करें तो उसका जो संप्रेषणात्मक उपागम है, यानी कम्युनिकेट करने की जो उसकी क्षमता है, तकनीकी है, तो किस पे बल देता है? भाषिक संरचनाओं की जानकारी पे बल देगा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पे बल देगा, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करेगा, या फिर बोलना कौशल पे बल देगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पे बल देगा। कितना कुशल है उसके अनुसार से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, भाषा संप्रेषण की संप्रेषणात्मक उपागम भाषा प्रयोग की कुशलता पे बल देता है। 3 का आंसर, सही आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, काफी आसान क्वेश्चन था। शिक्षण कौशल के निर्माण हेतु शिक्षक को निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षण कौशल के निर्माण हेतु शिक्षक को किस बिंदु पे ध्यान नहीं देना चाहिए? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? शिक्षण बिंदुओं का क्रम निश्चित करना, सूक्ष्म विचारों को स्थूल रूप प्रदान करना, छात्रों का पूर्व ज्ञान, या फिर स्थूल विचारों को सूक्ष्म रूप प्रदान करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 4 का डी ऑप्शन। स्थूल विचारों को सूक्ष्म रूप प्रदान करना। स्थूल मतलब काफी छोटा और सूक्ष्म मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी छोटे विचारों को बहुत थोड़ा सा बड़ा प्रदान करना, ये नहीं होगा। शिक्षण कौशल के निर्माण है, शिक्षक इस बिंदु पे ध्यान नहीं देगा, जबकि शिक्षण बिंदुओं का क्रम निश्चित करना ध्यान देना चाहिए उसको। ठीक है, सूक्ष्म विचारों को स्थूल रूप प्रदान करना बिल्कुल सही होना चाहिए, और छात्रों का पूर्व ज्ञान भी इसमें उतना ही इक्वली हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर नहीं के रूप में पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान नहीं देना चाहिए किस चीज पे, तो स्थूल विचारों को सूक्ष्म रूप प्रदान करना, यानी बहुत छोटे विचारों को बहुत बड़ा बनाना, स्थूल। ठीक है, तो इस तरह से 4 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना। भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट डॉट से संभव है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है। ये पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा। तो पोर्टफोलियो के रूप में रखना चाहिए, या फिर उत्तर पुस्तिकाओं के रूप में, लिखित पुस्तिका परीक्षा के रूप में, या फिर मौखिक परीक्षा के रूप में। यहाँ पे जो 5 का सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या होता है कि भाषा संबंधी हो गया, या फिर आप किसी भी प्रकार की अगर उनकी प्रगति को देखना चाहते हैं, चाहे मैथमेटिक्स के रूप में या फिर हिंदी, जो भी सब्जेक्ट के रूप में अगर आप किसी बच्चे को आंकना चाहते हैं तो उसका एक पोर्टफोलियो के थ्रू आंकड़ा रखना काफी आसान हो जाता है। सही आंसर ए ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अभिभावक, शिक्षक, पेरेंट्स और टीचर्स अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, या फिर एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। पेरेंट्स और टीचर्स की जो मीटिंग होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? इन चारे ऑप्शनों में से यहाँ पे जो 6 का सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, रीइंफोर्समेंट प्रदान करना, उनको कितना सुधार किया जा सकता है, ये सब चीजें देखना, ये टीचर और पेरेंट मीटिंग में देखा जाता है या फिर इसका उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, 6 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो, अगर बात की जाए भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। अगर आप लोग ध्यान रखना चाहो तो 60 ठीक है, सुगोपाली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, LSRW इंग्लिश में बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इस तरह से यहाँ पे 7 का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखो, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जा सकता है? ये हिंदी में भी कई बार पूछा जाता है और ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है इसलिए, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है इसका प्रयोग करना, या फिर भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए, या फिर केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 का सही आंसर हो जाएगा भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ठीक है, जो मुहावरा और लोकोक्ति होता है वह भाषिक अभिव्यक्ति यानी बोलने की जो क्षमता होती है उनको इनहेंस करता है, इंप्रूव करता है, अभिव्यक्त करता है, प्रभावी बनाता है। ठीक है, तो 8 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कहानी सुनने से क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। कहानी सुनने का क्या प्रमुख उद्देश्य या फिर इससे लाभ हानि होता है एक बच्चों को? यहाँ पे जो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है इसको डेवलप करना। तो इससे कहानियों के माध्यम से आसानी से डेवलप हो जाती बिना जोर जबरदस्ती या फिर प्रयोग किए। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही होना चाहिए? यह एक सहज स्वाभाविक रूप से ग्रहण की जा सकती है, यह भाषा सीखने की तुलना में कठिन होती है, इसमें भाषिक नियम कंठस्थ किए जाते हैं, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भाषा अर्जन, अर्जन मतलब एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। तो कौन सा कथन सही होना चाहिए? यहाँ पे 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, यह एक सहज स्वाभाविक रूप से ग्रहण की जाती है। ठीक है, मान लो कोई बोल रहा है तो जो बच्चा सुन रहा है, मान लो आप लोग दक्षिण अफ्रीका चले गए तो वहाँ भी अगर आप लोग सुन रहे हो तो सुनते सुनते चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, अर्जन करोगे, इसी को बोला जाता है सहज और स्वाभाविक रूप से अर्जन करना। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप ये आपका 10 का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कितने मार्क्स के सही हो रहे हैं, आपका CDP सेक्शन अलग से बताया करो, साथ ही हिंदी और एनालिटिकल एबिलिटी तीनों का मार्क्स कितने नंबर सही हो रहे हैं आप लोग बताया करो, जिससे कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम लोग हिंदी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखो, सुधी शब्द में के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी शब्द के अंत में हम लोग ऐसा क्या जोड़ें कि बहुवचन बन जाए? सुधी में जन जोड़े, वृंद जोड़े, या फिर वर्ग, या फिर गण। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखो बहुवचन क्या होता है, एक ऐसा शब्द जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति का एक से अधिक से संख्या होने का बोध हो, मतलब बहुत सारा लोग उसमें शामिल हो। यहाँ पे देखो अगर हम लोग सुधी में जन जोड़ दें, सुधी प्लस जन, तो यह सुधीजन एक बहुवचन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान था, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब यहाँ पे स्त्रीलिंग को फाइंड करना है। स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, फीमेल के रूप में किस शब्द को देख सकते हो? तो झेलम, बैसाख, बुधवार या विंध्याचल। तो यहाँ पे 2 का जो आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम एक नदी का नाम है और नदियां हमेशा स्त्रीलिंग में ही आती हैं। ठीक है,
कुछ और नाम जैसे कि आप गंगा कह सकते हो, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बहुवचन किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बहुवचन की परिभाषा ही पूछ लिया गया है। बहुवचन से आप क्या समझते हैं? शब्द के जिस रूप में बहुत का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे, या फिर शब्द के जिस रूप में वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, यानी नंबर्स का बोध हो, संख्या की बात कर रहा है तो उसे बहुवचन बोलेंगे, या फिर शब्द के जिस रूप में किसी की जाति का बोध हो, जाति के बोध होने को बहुवचन बोलेंगे, या फिर शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन बोलेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये परिभाषा है, डिफिनीशन है, तो ये काफी आसान है, होना चाहिए क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। हमने पहले ही बताया पिछले क्वेश्चन में, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम लोग बहुवचन बोलते हैं। उसमें हम लोग सुधिजन का भी उदाहरण देखा, सुधि में जन जोड़ करके सुधिजन बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे देखो कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको देखना है कि एक वचन और बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो एक वचन में जो हम लोग प्रयुक्त करेंगे, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा उसको देख लेते हैं पहले। तो योद्धा, योद्धा जो आपका है एक वचन और बहुवचन दोनों में सटीक बैठता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि पिता हो गया, योद्धा, चाचा, ये तो एक वचन भी इसमें यूज कर सकते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो ऐसे शब्दों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ 2-3 और, जैसे कि मित्र हो गए, फल, बाजार, अध्यापक, अध्यापक टीचर जिसे आप लोग बोलते हैं, तो एक वचन बहुवचन दोनों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। योद्धा को हम लोग एक वचन और दो वचन बहुवचन में दोनों में उपयुक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बालक का बहुवचन रूप क्या होगा। बालकी, बालकगण, बालके, बालक। बालक का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर बी ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन था। बालकगण, बालक में अगर हम लोग गण जोड़ दें तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, बालक जबकि एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन क्या होते हैं? एक वचन होते हैं, दो वचन होते हैं, 3 या फिर अनगिनत वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन पाए जाते हैं? अगर हम लोग वचन की बात करें तो हिंदी में 3 प्रकार के वचन होते हैं, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का अगर स्त्रीलिंग शब्द की बात किया जाए तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो सकता है? दाती, दात्री, दात्री, धात्री। तो दाता को हम लोग अगर स्त्रीलिंग कन्वर्ट करें तो किस प्रकार से देख सकते हैं? तो ये भी देखो डाउट कितना कंफ्यूज करता है, लेकिन काफी आसान है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दात्री, इसे हम लोग स्त्रीलिंग के रूप में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग? ग्वालिन, ग्वालनी, ग्वालनी, ग्वाली। तो 8 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ग्वालिन, सबसे सही जो आंसर हो जाएगा ग्वालिन। इसको हम लोग स्त्रीलिंग के रूप में देखेंगे। ये आपका गलत उच्चार लिखा गया है, तो और इसका कोई मीनिंग भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्वाला का स्त्रीलिंग ग्वालिन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो अभी हम लोग ने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा कि किसी में जन प्रयोग करके, किसी में गण प्रयोग करके बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें गण का प्रयोग करने से बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा देवी गण। देवी से गण बनाएंगे, अगर गण इसमें जोड़ दें तो यह बहुवचन में नहीं बनेगा। ठीक है, जबकि शिक्षक में शिक्षक गण बहुवचन हो जाएगा, भक्तगण, नेतागण। ठीक है, देवी गण नहीं होगा, ये सही मीनिंग उच्चारण होगा ही नहीं, गलत मीनिंग होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नहीं के रूप में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, चिड़िया का बहुवचन रूप है। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाएं, चिड़िया। तो ये तो काफी आसान है, सभी लोगों से बन जाना चाहिए। चिड़िया को हम लोग अगर बहुवचन में देखेंगे तो चिड़िया हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो और सभी के 10 मार्क्स आए हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हिंदी में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं।
अब हम लोग अगले पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि आपका एनालिटिकल एबिलिटी है, यानी रीजनिंग है। ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी जो आपके 15 मार्क्स के आएंगे, इससे भी आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। तो सीडीपी के बाद यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी काफ़ी ध्यान से करना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके स्वयं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही आंसर यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो डिटेल डिस्कशन में। ठीक है, तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है एनालिटिकल एबिलिटी का। देवराज रोनित का भाई है, पहला स्टेटमेंट। जो राधिका पुत्र है, जो अरीम की बहन है। देवराज का राधिका से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन है। ये भी काफी आसान है। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले बना लो कि यहाँ पे बोल रहा है राधिका एक कॉमन वो दिखा रहा है, तो ये राधिका आपकी हो गई। ठीक है, और राधिका मदर है किसकी, रोनित की। देवराज रोनित का भाई है। ठीक है, तो सबसे पहले देवराज को लिख लेते हैं। देवराज और रोनित ये दोनों भाई भाई हैं, जो राधिका के पुत्र हैं। अब ये दोनों ये राधिका के पुत्र हैं, यानी ये दोनों राधिका के ही पुत्र हैं। ठीक है, जो अरीम की बहन है, और ये राधिका जो है अरीम की बहन है। ठीक है, अरीम यानी इसका ब्रदर हुआ राधिका का। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, देवराज का राधिका से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पे देवराज और रोनित जो है ये दोनों राधिका के पुत्र हैं। ठीक है, यानी इन दोनों की माँ है राधिका। ये काफी आसान था, इसको हम लोग ऐसे करके टिक कर सकते हैं। ठीक है, पुत्र के रूप में संबंध दिखा रहा है यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग 10 क्वेश्चन का कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो सेकंड में भी इसी तरह से है, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला है, यदि ब्रेन की बहन जेन के भाई की बहन है। ब्रेन की बहन यानी आपका ये ब्रेन हो गया, और इसकी जो कोई बहन है यानी सिस्टर है, जेन के भाई की बहन है। ब्रेन की बहन जेन के भाई की बहन है, ये मान लो जेन है और ये इसका ब्रदर है और ये इसकी बहन है। ठीक है, इस तरह से ये ब्रेन हुआ, ये सिस्टर हुई इसकी, और ये जेन का भाई हुआ, और ये जेन हुआ। तो जेन की माँ ब्रेन के पिता से कैसे संबंधित है। तो जेन की जो माँ है, मान लो जेन की माँ ये है, मदर ऑफ जेन, ये जेन की माँ है, और ब्रेन के पिता से कैसे संबंधित है, ये ब्रेन के पिता है मान लो। तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है, तो यहाँ पे पत्नी हो जाएंगी, क्योंकि ये सब भाई बहन ही है आपस में। ठीक है, ये भाई बहन ही है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पत्नी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलो। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। ठीक है, तो लड़की का राकेश से संबंध बताइए। तो देखो एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, मान लो ये फोटो है कोई, और उसकी ओर इशारा करते हुए राकेश नाम ने ये इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे दादा की एकमात्र, अब इसका दादा है ये। ठीक है, एकमात्र संतान, इसके दादा के एकमात्र संतान यानी इसका पिता की एक पुत्री है ये फोटो में। ठीक है, तो राकेश का संबंध बताइए। तो राकेश का इससे संबंध बताना है। ठीक है, तो इसका बहन हो जाएगी, क्योंकि इसके दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, यानी इसकी बहन है ये, और ये इसका पिता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, काफी आसान था। थोड़ा सा इसको आप लोग पीडीएफ पे डाउनलोड करके देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे। एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, वह मोहन के दादाजी की एकमात्र पुत्री है, जो मेरे पति के पिता हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। किस प्रकार महिला परिचय कराई गई महिला से खुद को संबंधित करती है, यानी महिला का महिला से क्या संबंध होगा ये बताना है। और स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, वह मोहन के दादाजी की एकमात्र पुत्री है, जो मेरे पति के पिता हैं। तो यहाँ पे जो रिश्ता हो जाएगा सिस्टर इन लॉ का होगा। ठीक है, पति के पिता महिला के ससुर हैं, और ससुर की केवल बेटी महिला की ननद यानी सिस्टर इन लॉ है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, साली साहिबा जिसे बोल सकते हो। आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक तस्वीर की ओर
इशारा करते हुए राकेश ने कहा। अब यहाँ पे एक और तस्वीर बना लो और राकेश ये रहा, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब इसके दादा, राकेश का दादा ये रहे, इकलौता पुत्र ये रहे, की पुत्री ये रही, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। मोहन ने क्या कहा, यह लड़की मेरी माँ के इकलौते पोते की पत्नी है। यह लड़की, मान लो ये कोई लड़की है, मेरी माँ, मोहन ये रहा, और इस लड़की की ओर कहता है कि यह लड़की मेरी माँ के, इसकी माँ मान लो ये है, मेरी माँ के इकलौते पोते की पत्नी है। अब इसकी माँ की इकलौते पोता, ठीक है, यानी इसका लड़का इसके लड़की की पत्नी है, तो वह उस मोहन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ससुर, काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लड़के की ये पत्नी है, और पत्नी, लड़के की पत्नी यानी ससुर होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। इसे आप लोग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं और ये सब चीजें जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, मान लो ये कोई लड़का है और ये श्रीमती मीरा हैं, जो कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही हैं कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान है, यानी इनके दादा ये रहे और इनकी इकलौती संतान है, इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, मतलब ये बीच में इनके लड़के हैं और ये उसके बाद यानी पुत्र है। ठीक है, तो लड़का श्रीमती मीरा से किस प्रकार संबंधित है, यानी इनका दोनों का रिलेशन किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये लोग भाई बहन के रूप में कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा। आप लोग देख लेना आसानी से, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए, मंच पर, किसी मंच पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको दिखाते हुए रीता ने कहा, रीता क्या बोलती है, मान लो रीता रही आपकी, रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है, यानी इसके पति की पत्नी, यानी ये खुद की बेटी, इसकी बेटी भी एक मान लो का भाई है, ये भाई है, बेटी का भाई है, मतलब इसका ये पुत्री हुआ। तो मंच पर खड़ा आदमी रीता से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र। काफी आसान था। ठीक है, इस तरह से करना होता है, हम लोगों को काफी टाइम बचता है और आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। ठीक है, विनोद ये है, ठीक है, और विशाल ये है। विनोद ने विशाल को, अब विशाल को ये डिनोट कर रहा है, वो अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे, यानी ये मामा के लड़का, यानी इसका भाई ही हुआ। ठीक है, मामा का लड़का क्या कहलाएगा, कजिन कहलाएगा, कजिन ब्रदर कहेगा, भाई डायरेक्ट नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई यानी ए और बी दोनों भाई हैं। सी ए की माँ है, ठीक है, और इसकी मदर सी है, यानी ए और बी की मदर 2 है, सी है। डी सी के पिता हैं और सी जो है इसकी माँ जो है, माँ के पिता कौन है, डी है। यफ ए का पुत्र है, और जो आपका यफ है ये ए का पुत्र है। ए यफ के बच्चे से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये जो ए हो जाएगा और यफ का बच्चा होगा, ये किस प्रकार संबंधित होगा, चूंकि ये इसका बेटा है तो बेटे का बेटा क्या कहलाएगा, पोता। अब चूंकि पोता का इससे संबंध पूछ रहा है तो यानी दादाजी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। काफी आसान था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपके तीनों सब्जेक्ट, तीनों पार्ट के कंप्लीट किए, सीडीपी, हिंदी और एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, और ये हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहें। और अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों, जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हो सबको शेयर करना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग आराम से सॉल्व भी कर सकते हो अपने स्वयं से भी, पेन लेकर के, और वीडियो में भी डेली जुड़ सकते हो।